नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी। थैंक यू वेरी मच रेवंत रेड्डी जी। पब्लिक मंच पर आपका स्वागत है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। रेवंत रेड्डी जी, चुनाव का समय है, तनाव बहुत है। तनाव चुनाव में क्यों हो जाता है? कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। दैट इज गेम रूल। क्योंकि पहले विचारधारा के ऊपर चुनाव होते थे। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद जो विचारधारा सबको लोग भूल गए। चुनाव में जीतना है, बस कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी वादा करो। तो ये कंपटीशन ऐसा हो गया कि एक प्लेयर अगर वो तरीका से अगर गेम शुरू किए, अगला प्लेयर भी वैसे ही शुरू करना पड़ता है, इसीलिए इतना तनाव आ गया। तो अब इस गेम में कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि एक तरफ ओवैसी जी हैं आपके इसी हैदराबाद के, वो कहते हैं आप तो आरएसएस के हैं और केसीआर जी कहते हैं आप चुनाव के बाद यहाँ कांग्रेस छोड़कर 30-40 एमएलए लेकर बीजेपी में चले जाएंगे। आप कहते हैं केसीआर जो है वो बीजेपी के बी टीम है, मिले हुए हैं। ये चल क्या रहा है? कौन कहां पर है? ये तो मुझे अच्छा दिखता है। तेलंगाना में कोई भी राजनीति करना है तो रेवंत का नाम लेना ही लेना। इतना मजबूरी कर दिया मैं ओवैसी को, केसीआर को और बाकी के लोगों को कि बिना रेवंत चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि चुनाव से पहले भी ऐसी बड़े बड़े बातें बोले, गलत बातें भी बोले, लोग सब सुनकर लोग जवाब दे दिए इन लोगों को। उसके बाद भी ऐसी झूठा बातों से चुनाव जीतने के लिए कोशिश करे। मगर तेलंगाना के जनता बहुत होशियार है। कौन क्या कर रहा है, कौन किसका इशारा कहाँ चल रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। दारुस्सलाम ऑफिस कहाँ है, आपको पता है? कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी? लेकिन सवाल पूछने का काम तो मुझे नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। दारुस्सलाम ऑफिस गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है। गोशा महल से राजा सिंह एमएलए है, जो बीजेपी को हराने के लिए पूरा देश भर घूमने वो वैसी गोशा महल असेंबली में चुनाव नहीं लड़ रहा। इसका मतलब क्या है? लेकिन कहते तो ये भी हैं कि कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ किसी को नहीं खड़ा कर रही। आप भी मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, ताकि बिहार में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो एक वोट बैंक है, माइनॉरिटी वोट बैंक, उसको ओवैसी ना काटे, इसीलिए आप भी मिले हुए हैं। चुनाव नहीं लड़ रहा है बोल के किसने कहा? 25 तारीख तक टाइम है कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए। मुझे छोड़ दो, अगर सचमुच नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी को अगर चुनाव में हराना है तो क्यों वहाँ पर हिंदुओं को टिकट दिए? इसका मतलब साफ साफ है, वहाँ पर नियर अबाउट 60% वोटर्स आर मुस्लिम्स। तो नरेंद्र मोदी जी हिंदू को टिकट देते हुए मुस्लिम पोलराइजेशन कर दे रहा असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीतने के लिए। अगर नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव में हराना है तो बीजेपी से एक मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा करके मुसलमान वोटों में भी शेयर कुछ लेकर ये हिंदू वोट भी कंसोलिडेट कर दे को कैंडिडेट को अगर वोट डाले तो तब असदुद्दीन ओवैसी को हरा सकते हैं। साफ आपके आंखों के सामने दिख रहा है हिंदू मुस्लिम डिवीजन। नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी के लिए कोशिश कर रहा है हैदराबाद में। असदुद्दीन ओवैसी पूरा हिंदुस्तान में घूमकर हिंदू पोलराइजेशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 80% हम लोग बहुत सारे लोग हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कहीं पर भी असदुद्दीन ओवैसी गए तो मुसलमान वोट काट रहे, इसीलिए कांग्रेस हार जाए, विपक्ष हार जा रहे। वो नहीं है। 80% हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई ने इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ पर भी गया, जहाँ पर भी भाषण दिए, किसके खिलाफ दे रहे, कौन सी विचारधारा के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहा है? इसका मतलब वो 20% पोलराइजेशन इनके तरफ हो जाए, 80% पोलराइजेशन मोदी जी के तरफ हो जाए,
तो एक स्ट्रैटेजी प्ले कर लेके ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप हिंदू हैं कि मुसलमान? क्यों, आपको क्यों वो डाउट क्यों है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के सामने अगर कोई हिंदू लीडर लड़ेगा तो वो जीत नहीं पाएगा, मुस्लिम ही लड़ेगा तो जीत पाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, जब गवर्नेंस में है, आप हिंदू नेता हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन आप सब लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हैं, आप सबका ख्याल नाविका रख जी, सकते यहाँ हैं। पर चुनाव के बाद चर्चा चल रहा है, सरकार चलाने के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। सरकार चलाना है तो कौन न्यूट्रल रहना, कौन सेक्युलर रहना, कौन सी विचारधारा से सरकार चलाना है, कौन सी तरीका से सरकार चल सकता है। जब चुनाव लड़ना है तो स्ट्रैटेजी क्या है? कोई भी नरेंद्र मोदी जी क्यों स्ट्रैटेजी बना रहे, प्रशांत किशोर ने क्यों बनाया, सुनील कनगोलू क्यों आए मार्केट में? स्ट्रैटेजी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। जो आदमी चुनाव लड़ना है तो अगर ओबीसी कौन है, बार बार पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी मैं बड़ा ओबीसी नेता हूं बोलता है। ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्लेम कर सकते क्या? ओबीसी, इसका मतलब अपर कास्ट के खिलाफ है नरेंद्र मोदी जी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन आपके नेता राहुल गांधी तो सड़क पर जाकर सबसे पूछते हैं आप कौन से कास्ट के हैं, आप ओबीसी क्यों नहीं है। वो तो पत्रकारों से भी पूछते हैं आप किस कास्ट के हैं। तो मोदी जी बोले कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग ओबीसी के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। हम तो कर रहे हैं। नाविका जी, वो करने के बारे में नहीं कह रहा है, वो क्लेम कर रहा है। राहुल जी ये पूछ रहा है कि समाज में कितना पिछड़े लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, इनका तरक्की क्यों नहीं हो रहा है। गरीब लोगों को, जो गरीब दिखता है, जो साइकिल पंचर बनाने वाले, पान डब्बा में काम करने वाले, मोस भेजने वाले कने, छोटे छोटे गरीब लोगों कने राहुल जी जाकर उनसे पूछ रहा है भाई आप कौन सी जाति का है, क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है अपर कास्ट जो भी तो मिनिमम परसेंटेज है, कॉर्पोरेट सेक्टर है या आईएएस ऑफिसर्स है या पॉलिटिशियंस है, पूरा वेल्थ अपर कास्ट के हाथ में कितना है, गरीब लोगों के हाथ में कितना है, वो दिखाना चाह रहा है। तो आप वो खुद क्लेम नहीं कर रहा है मैं ओबीसी हूँ, मैं दलित हूँ, नहीं तो मैं आदिवासी हूँ। राहुल जी वो ऐसा क्लेम नहीं करते हमेशा। वो क्लेम करता है कि मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं कांग्रेसवादी हूँ, कांग्रेस विचारधारा से मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। वही नरेंद्र मोदी जी विचारधारा के बारे में कुछ नहीं कहता है। मैं ओबीसी हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है, खुद ऐसा क्लेम नहीं कर सकते वो ओबीसी या नहीं तो और कुछ जाति के। लेकिन एक मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी शेयर कर रहे थे स्टेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तब उन्होंने क्या कहा मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। यानी कि नरेंद्र मोदी बड़े भाई और गुजरात मॉडल आपका मॉडल जो आप तेलंगाना में चलाना चाहते हैं। क्या करे थे उसमें नाविका जी, अच्छा हुआ मुझे याद दिलाया। दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स में जितने भी मुख्यमंत्री लोग हैं, ये सब मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री बड़ा भाई है। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी वो कुर्सी में है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट स्टेट के रहते, कुछ सब्जेक्ट सेंटर के रहते, बाकी के सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस लिस्ट मतलब स्टेट एंड सेंट्रल कि जो टैक्स, इनकम टैक्स, सेंट्रल टैक्स, IGST, ये सब सारे पैसे दिल्ली जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पैसे देना है, परमिशंस देना है। हमारे तेलंगाना में तो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं दे रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन प्रोजेक्ट कास्ट इज एस्केलेटिंग लाइक एनीथिंग। तो इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी और आगे भी बोला, आप बुलेट ट्रेन लेकर गए, आप गिफ्ट सिटी बना लिए, आप साबरमती रिवर फ्रंट बना लिए और केंद्र से बहुत सारे पैसे गुजरात लेकर गए। कोई भी तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए तो डरा के फिर वो गुजरात लेकर जा रहा है। तो प्रधानमंत्री सबको, जितने सारे मुख्यमंत्री हैं सबको छोटे भाई समझकर सबको मदद देना, सबका हिस्सा बराबर देना। हमारे हिस्सा हमको बराबर नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री से मैं ये कहा, याद दिलाया,
उनको आप बड़ा भाई है, आप बड़ा भाई जैसा काम करना है, सब छोटे भाइयों को मदद करना आप है। याद दिला रहे थे। हाँ। और आप जिन्हें बड़ा भाई कहते हैं उन्हें आपके नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं? उसका हिस्सेदार बराबर है ना, वो लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ही कुर्सी के लिए दोनों लड़ रहे हैं। वो छोटे भाई बड़े भाई कहाँ हैं? तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, Same है तो वो भाई। चौकीदार नहीं, चोर है नहीं। बोलेंगे तो चलेगा। आप इसीलिए- बड़े भाई इसीलिए- खाली पैसे ना- ना- निकालने ना- के लिए ना- बोलेंगे। नाविका जी, आप समझो, अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश में कौन चुनाव लड़ रहा है? राहुल गांधी जी। मतलब आगे राहुल गांधी जी कहीं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का थोड़ी है। अगर इस देश के जनता चाहे तो नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से उतार के राहुल जी को बिठाएंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल है। हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड अलग है। यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के कोई अध्यक्ष होगा, किशन रेड्डी जी या चंद्रशेखर राव जी, हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड एक जैसा है कि एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुर्सी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में जो कह सकता है, क्योंकि वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, तो वो पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं है। पार्टी के प्लेटफॉर्म में मेरा भाषण एक बार सुनो, तब पता लगता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए मैं पार्टी का प्लेटफॉर्म जो है उस पर क्या कहा जा रहा है उसकी बात कर लेती हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी को 150 सीट से ऊपर नहीं आएंगी। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं 180 सीटें आएंगी। सिद्धारमैया जी कह रहे हैं 200 सीटें आएंगी। आप कह रहे हैं 220 से 240 आएंगी। ये कांग्रेस पार्टी वाले आपस में बात नहीं करते हैं क्या? अगर बात करते तो स्ट्रैटेजी आप बोल रहे हो वो भी सेम रहता और इंटरनल जो आपका सर्वे है उसका भी पता चलता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम भी पत्रकारों से ज़्यादा बात करते हैं ना, जो पत्रकार हमें दिखाएंगे वो हिसाब से कभी कभी हम लोग भी गलत फहमी में चले जाते। तो एक बात प्रियंका जी, राहुल जी, सिद्धरामैया जी, एक ही बात कहा, आप कन्वीनियंटली वो भूल जा रहे। ईवीएम नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं लड़ सकते। नरेंद्र मोदी जी का भरोसा ईवीएम, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अदानी, अंबानी, ये नरेंद्र मोदी जी परिवार है ना, वो परिवार से चुनाव जीतने के लिए कोशिश करिए। परिवार को दूर रख के अगर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से अगर चुनाव लड़ेंगे ना, तब पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट मिलने वाले हैं। रेवंत रेड्डी जी, आप तो इसी ईवीएम से जीतकर मुख्यमंत्री बने। अब आपको ईवीएम पर शक होगा तो तेलंगाना की जनता को शक हो जाएगा कि आप कैसे जीते। आपने भी तो ईवीएम फिक्स नहीं किया होगा। 100 सीट मिलने वाले थे, 65 में रुक गए नाविका जी। हम लोग 100 सीट हमको मिलना था, हमको भरोसा था, उम्मीद था 100 सीट मिलने का। तो वो लोग समझे कि 19-20 में इधर इधर हो जाएंगे। इसीलिए प्रदेश में जो ईवीएम मशीन आप जब चाहे तब ऑपरेट कर सकते, इट इज नॉट ऑटोमेटिकली ऑपरेशन। नरेंद्र मोदी जी को अभी बैंक ये बहुत बड़ा चार्ज लगा रहे हैं बड़े भाई पर। नहीं, हाँ, नाविका जी, आपके पैसे बैंक में है, बैंक से सीधा सीधा आपके पर्स में तोड़े आएंगे। आप बैंक जाना, दस्तखत करना, रिसीट देना, चेक देना, फिर पैसे लेना। नरेंद्र मोदी जी को भी जब जब जरूरत है तो तभी ईवीएम को इस्तेमाल करेंगे। हर बार हर छोटे मोटे चीजों के लिए वो इस्तेमाल नहीं तो करता है। तेलंगाना छोटा मोटा राज्य है। हाँ, उनके लिए तो छोटा ही है ना, एक प्रधानमंत्री को एक प्रदेश छोटा ही है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव ऐसे लड़ते हैं जैसे छोटा राज्य है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है? आपको लगता है, क्योंकि आप ही की पार्टी कहती है कि ये हर चुनाव ऐसे लड़ते हैं जैसे कल सुबह जीतना ही है, तो आप दोनों चार्ज कैसे लगा सकते हैं? नहीं, मैं तेलंगाना के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं दूसरे प्रदेशों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया है। नॉर्थ इंडिया में तो हमें कुछ जानकारी नहीं होते, क्योंकि वो लोग अलग देश है। नहीं, अलग देश नहीं है, हम लोगों को अलग देशवासी जैसा देखते वो लोग, इसीलिए। आप अलग देखते हैं। आपने एक बार कहा था, चुनाव के बाद कहा था, मेरा तो यहाँ का तेलंगाना का डीएनए है, बिहार के डीएनए वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, तो यानी कि हम एक देश से नहीं है। मैं दिल्ली से आई हूँ तो मेरा डीएनए अलग हो गया। हम मजबूर हो गए, क्योंकि आप लोग जितना जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे ऊपर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मोदी जी, अमित भाई को।
भाई प्रधानमंत्री आप ही लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप ही लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप ही लिए, स्पीकर आप ही लिए, डिफेंस मिनिस्टर आप ही लिए, होम मिनिस्ट्री आप ही लिए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आप ही लिए, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर आप ही लिए, सब Finance सारे minister? मिनिस्टर आउट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो शी इज रिप्रेजेंटिंग उत्तर प्रदेश एज ए राज्यसभा member. Finance. Nirmala Sitharaman, she is not representing from South. She is representing from Uttar Pradesh. She was from Karnataka earlier, representing. आंध्रा से भी था, अभी चला गया, इसीलिए मैं बात कह रहा हूँ ना. इससे पहले कांग्रेस पार्टी जब जब सरकार में थे, प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ इंडिया को दिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साउथ इंडिया को देते थे. इसीलिए साउथ इंडिया में बहुत सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज है. तो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाना शुरू किए, साउथ का जितने भी फंडामेंटल्स है सब सारे निकाल दिए आप लोग. तो मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी जो एक ऐसे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से आती हैं और उड़ीसा से आती हैं, तो ओडिशा का अगर प्रेसिडेंट हो तो साउथ को अच्छा नहीं लगता, आप ये कहना चाह रहे हैं? कहीं से भी रहने दो, हमको कोई बात नहीं है, मगर जो साउथ का 130 पार्लियामेंट सीट्स है, यहाँ से 130 पार्लियामेंट सीट में आप कितने मंत्री दिए? मैं सीधा आपसे सवाल करना चाहता हूँ. तेलुगु स्पीकिंग एमपीस आर 42. वी हैव गॉट ओनली 1 मिनिस्ट्री. Gujarat is having only 26. They have got 7 ministries. Uttar Pradesh is having 62 BJP MPs. They have got 12 ministries. ये क्या? तो आपको लगता है अब बीजेपी जो सत्ता में है, उनके कर्नाटका से बहुत से हैं, क्योंकि कर्नाटका के एमपीज हैं उनके पास. यहाँ से 4 है, क्यों नहीं दिए? राज्यसभा में भी आंध्र प्रदेश से भी राज्यसभा एमपी से. मैं कांग्रेस वाले को नहीं तो और किसी को देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, खुद के पार्टी के एमपीज रहा तो भी. तो आप चाहते बीजेपी हैं सरकार में क्यों मंत्री नहीं बना रहे? इसका मतलब दे आर ट्रीटिंग साउथ एज ए सेकंड ग्रेड सिटीजन्स, which is not accepting for South people. और आप कह रहे हैं कि नॉर्थ गौमूत्र स्टेट्स हैं. कांग्रेस पार्टी और आपके अलायंस पार्टनर्स तो कहते हैं कि गौमूत्र स्टेट्स में बीजेपी जीतती है, साउथ में नहीं जीत सकती. तो ये भारत के 2 टुकड़े कर कौन रहा है? मोदी जी कर रहा है. कैसे? अभी आंध्र तेलंगाना में क्यों तेलंगाना हम पूछे राज? हर बार आंध्रा के लोग तेलंगाना के ऊपर जबरदस्ती किए. हमारा हक हमको नहीं मिल रहा था, हमारे पैसे, हमारा बजट हमको नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए हम लड़के तेलंगाना लिए. आगे ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी कहा तो साउथ एंड नॉर्थ कन्फ्रंटेशन हो जाए, क्योंकि आप साउथ को जो मिलना था, जो इससे पहले मिल रहा था, आप ये 10 साल में क्यों नहीं दिए? इसका जवाब दिए तो इसका जवाब ढूंढे तो आपको पता लगेगा कि साउथ को क्या अन्याय हो जा रहा है.